नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, और जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जिद के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPST। यह है आर्टिकल भाग 4 में, जो भारतीय संविधान है उसके भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यहां पर वर्णित है। अब हम समझेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। ऐसे तत्व, ठीक है, जब ये राज्यों को निर्देश दिया जाता है, राज्यों को निर्देश, और ये निर्देश दे कौन रहा है? भारत का संविधान दे रहा है कि जब आप कभी भी ऐसी विधि बनाइए तो कम से कम इनकी तरफ एक बार आप जरूर देखिए, ठीक है। तो इसलिए ये यहां पर वर्णित हैं। चूंकि ये जो निर्देश हैं राज्य के, ठीक है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या होता है न्यायालय द्वारा? कहने का मतलब, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन हो रहा था तो वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे, बट इनके उल्लंघन पर हम कहीं नहीं जा सकते। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बात है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर इनका महत्व क्या है? इनका महत्व यह है कि जब कभी राज्य किसी प्रकार की कोई विधि बनाएगा तो इनकी तरफ जरूर देखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज कही गई थी कि राज्य कल्याणकारी, हमेशा कल्याणकारी राज्य की बात कही जाती है। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि राज्य के अंदर सभी एक समान है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, सबके कल्याण की बात वहां पर करी जाएगी। ये नहीं कि एक विशेष जाति धर्म या किसी विशेष तबके के लोगों के बारे में बात हो रही है वहां पर। नहीं, कल्याणकारी राज्य की मतलब होता है कि सारे लोगों के बारे में वहां पर चर्चा करी जाएगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे असहाय हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे वृद्ध हो, सबके लिए एक समान यहां पर योजनाएं बनेगी। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि मौलिक अधिकार तो थे ही, तो इनकी क्या जरूरत पड़ी? मौलिक अधिकार थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मौलिक अधिकारों की बात आती है और उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की बात आती है, तो नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के हमेशा पूरक में रहते हैं। पूरक में जब भी कभी कोई बात आती है हमारे सामाजिक या आर्थिक हितों की, ठीक है, सामाजिक या आर्थिक हितों की, या सामाजिक या आर्थिक प्रजातंत्र की, तो वहां पर हम नीति निर्देशक तत्वों की ओर एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये एक अनोखी विशेषता है। क्या है? अनोखी विशेषता। इसको अनोखी विशेषता भी कहा था। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए थे। वो बात और है कि आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था, लेकिन भारत ने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में कहां से उठाया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आयरलैंड के संविधान से उठाया गया था, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, एक थे हमारे KT शाह। कौन थे? KT शाह। इन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार इसको अदा किया जाता है। तो ये चीजें भी याद रखनी होंगी, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ठीक है। एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार इसको अदा किया जाता है। KT शाह ने बोला था ये चीज, ठीक है। तो बाबा साहब ने कहा ये अनोखी विशेषता है, और KT शाह ने बोला कि ये बैंकों का ऐसा चेक है जो उनकी सुविधा के अनुसार उसको अदा किया जाता है। दो चीजें यहां पर आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। और तीसरी चीज ये भी याद रखनी होगी कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन IAS में पूछा गया था कि ऐसा कौन था जो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करता है भारतीय संविधान में? तो क्या है? DPSP। यहां पर ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। संविधान के सलाहकार थे BN राव। BN राव जब संविधान बना नहीं था उस टाइम उन्होंने कहा था
कि दो तरह के मौलिक अधिकारों की बात यहां पर कही गई थी। एक मौलिक अधिकार वे मौलिक अधिकार थे जो उन्होंने बताया जैसे ही संविधान लागू हो वैसे नागरिकों को वहां पर वो अधिकार मिलने चाहिए, तो वो डायरेक्ट मौलिक अधिकार हो गए। और एक ऐसे मौलिक अधिकारों की बात कही थी उन्होंने कि ये बताया था कि ये मौलिक अधिकार नागरिकों को समय समय पर मिलने चाहिए। आगे जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये मौलिक अधिकार उनको मिलने चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे दूसरे नंबर वाले मौलिक अधिकार की। तो जब हम भाग 3 में मौलिक अधिकारों को पढ़ते थे वो उन्होंने उस पहले वाले मौलिक अधिकार की बात करी थी कि ये जैसे ही संविधान लागू होगा वैसे ही नागरिकों को मिल जाने चाहिए वो मौलिक अधिकार। डीपीएसपी को इन्होंने सेकंड नंबर पर रखा कि जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ेंगी भारत में वैसे वैसे ये मौलिक अधिकार वहां के नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। ये तो रही बात दूसरे नंबर वाली मौलिक अधिकारों की। तो उसी क्रम में इन्होंने यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया भारतीय संविधान में, ठीक है। और राज्यों को निर्देश दिए कि जब भी आप कोई भी विधि बनाएंगे इन तत्वों की तरफ जरूर देखेंगे। और ये तत्व कैसे होने चाहिए? राज्य के कल्याण के लिए होने चाहिए, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं वो गरिमा में जीवन जी सके ऐसे के लिए होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं राज्य के नीति तत्व जो डायरेक्ट निर्देश देते हैं कि ये गरीबों के लिए होने चाहिए, ये बच्चों के लिए होने चाहिए, ये महिलाओं के लिए होने चाहिए। तो इस तरह से हम बारी बारी करके एक एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 36 से स्टार्ट होकर आर्टिकल नंबर 51 पर ये खत्म होते हैं। बारी बारी से इसमें संशोधन भी हुए हैं कुछ, उनकी भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो पहला राज्य का नीति निर्देशक तत्व है 36, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या है? तो जब हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था मौलिक अधिकारों में, वहां पर भी जो राज्य की परिभाषा थी सेम परिभाषा वही यहां पर भी है कि राज्य के अंदर कौन कौन आएंगे। संघ की सरकार आएगी। कौन कौन आएगा? संघ सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, अन्य प्राधिकारी, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर राज्य के अंतर्गत आएगी। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि इस भाग में दिए गए उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनको न्यायालय इन्फोर्स नहीं कर सकता है। अगर इनका उल्लंघन भी हो रहा है तो आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ निर्देश हैं राज्यों को कि आप जब भी विधि बनाइए इनकी तरफ जरूर देखिए, इनको ध्यान में रखकर विधि बनाइए, ठीक है। वो डायरेक्ट न्यायालय द्वारा इन्फोर्समेंट नहीं कि फलाना राज्य ये नहीं दे रहा है हमको तो फिर चले हम न्यायालय से हेल्प मांगने, नहीं, आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो सीधे सीधे ये आर्टिकल 37 कहता है इस भाग में दिए गए उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको वहां पर ध्यान रखनी है। अगली बार कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 38, राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या है लोक कल्याण के लिए? लोक कल्याण का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जहां पर सारे तबके के लोग वहां पर फायदा उठा सकें, ठीक है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, है ना, सबके कल्याण की वहां पर बात हो रही है, लोक कल्याण के लिए, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो लोक कल्याण के लिए है, ठीक है। वहां पर हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि सामाजिक रूप से भी हम मजबूत हों, आर्थिक रूप से भी मजबूत हों और राजनीतिक रूप से भी हम मजबूत हों। दूसरी बात कहता है कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर की असमानताओं को दूर करना। उस समाज से आय, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को वहां पर दूर करना हो। आर्टिकल 38 का सेकंड का पार्ट कहता है। अच्छा, ये जो भाग था ये याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन में 1976 में ऐड किया गया था ये चीज कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर की असमानताओं को दूर करना, ये यहां पर रखा गया था। अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल नंबर 39। 39 में करीब 6 आर्टिकल हैं यहां पर, खंड, बारी बारी से एक करके देखते हैं। 39 का क्या कहता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। कहने का मतलब जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, उनको जीविका का, कहना मतलब कोई भी कारोबार करने का या कुछ भी ऐसा करने का, ठीक है, उसके साधन प्राप्त करने का उसको अधिकार है, जीविका के साधन प्राप्त करने का। अगर हम जीना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करने के लिए जो भी साधन है वो राज्य हम क्या करेगी? प्रोवाइड कराएगी वहां पर। अगला कह रहा है कि भौतिक संसाधनों का सम वितरण। भौतिक संसाधन कौन से होते हैं? जितने भी भौतिक संसाधन हैं, ठीक है, जो लोग कल्याण के लिए लगाए गए हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, उन सब पर सबका अधिकार होगा, समान वितरण, ठीक है।
ये नहीं कि किसी एक तबके का लोग उसको खाली यूज कर रहे हैं, नहीं, उसमें सबका समान वितरण होगा। अगला कह रहा है धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। धन और उत्पादन कहने का मतलब कि कोई एक ही आदमी है ना पूरा धन पे कब्जा नहीं कर सकता है, उसका संकेंद्रण वहां रोकना होगा। कौन रोकेगा? ये राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि धन और उत्पादन के जितने भी साधन हैं, ठीक है, कोई एक या पार्टिकुलर कोई एक तबका, ठीक है, उसका केंद्रण ना कर पाए, उस पर सभी का हक हो, बराबर का लाभ सब लोग प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था राज्य वहां पर बनाने वाला है। अगला आर्टिकल कह रहा है, आर्टिकल नंबर 39 का घ कि पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कार्य, ठीक है, जिसको स्त्री भी कर रही है और पुरुष भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि स्त्रियां कर रही हैं, स्त्रियां पुरुषों से कमजोर होती हैं, ठीक है, तो उनको उस कार्य के लिए कुछ कम दिया जाए वेतन, नहीं। अगर मान लीजिए सपोज कोई स्त्री है, ठीक है, किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ा रही है और वही उसी शिक्षण संस्थान में कोई पुरुष भी पढ़ा रहा है, तो स्त्री भी वही कार्य कर रही है और पुरुष भी वही कार्य कर रही है, समान कार्य है तो वेतन समान ही होना चाहिए, वहां पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा। ऐसी व्यवस्था हमारा संविधान करता है। आर्टिकल नंबर 39 का अंग कहता है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों का बलात् श्रम से संरक्षण। कर्मकार मतलब जो भी काम करते हैं, ठीक है, किसी भी संस्था में या किसी भी फैक्ट्री में, कहीं पर भी, ठीक है, उनके स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों का बलात् श्रम, जो छोटे छोटे बालक हैं, ठीक है, उनको हम बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था वहां पर राज्य बनाएगा। किसी भी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, ठीक है, बच्चों को नहीं रख सकते हैं, है ना, बच्चों का काम तो शिक्षा प्राप्त करना है, तो ऐसी कंडीशन में बालकों का बलात् श्रम हम वहां पर रोकने की बात करती है। बात आती है 39 का चा, बच्चों तथा युवकों की शोषण से रक्षा। शोषण किसी प्रकार का उनका नहीं होगा, चाहे सामाजिक शोषण हो, चाहे आर्थिक शोषण हो, चाहे राजनीतिक शोषण हो, किसी प्रकार का शोषण वहां पर नहीं हो सकता है। स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण। स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण का मतलब होता है कि उनको उनके अनुकूल सारी चीजें प्रदान की जाएंगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, कुछ भी, सारा उनके अनुकूल वहां पर प्रदान किया जाएगा। में स्वास्थ्य विकास के अवसर पाने का अधिकार। कहने का मतलब जो भी राज्य के बच्चे होंगे या युवक होंगे, उनका पहली चीज तो शोषण से रक्षा होगी और उनको गरिमामय वातावरण में जीने का पूरा हक दिया जाना चाहिए, ऐसी बात कहता है हमारा भारतीय संविधान। डीपीएसपी के क्रम में आगे देखते हैं 39 का 39 का जो का था, यह भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड ऑन किया गया था। क्या कहता है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। अब समान न्याय की बात आती, समान न्याय का मतलब होता है कि न्याय के ऊपर सबका एक समान हक है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, वृद्ध हो, महिला हो, ठीक है, सबका एक समान अधिकार है वहां पर न्याय पाने का। और कह रहा है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो विधिक सहायता मतलब कोई जैसे वकील करना है, ठीक है, तो वकील नहीं कर पा रहा है तो उसको सरकारी वकील कौन प्रदान करेगा? राज्य प्रदान करेगा। ऐसी व्यवस्था करता है हमारा भारतीय संविधान की। जब भी कोई ऐसी विधि आप बनाइए, ठीक है, तो वहां आप गरीबों को ध्यान में रख के ऐसी विधि बनाइए ताकि उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 40 की। आर्टिकल नंबर 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन मतलब होता है कि गांव में, ठीक है, छोटे छोटे गांव में पंचायतों का गठन किया जाएगा छोटे स्तर पर, ठीक है। जन समूह की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। तो उन्होंने गांवों के ऊपर, ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन की बात वहां पर करी गई थी। तो ये कहाँ था? पहले ही डीपीएसपी में यहाँ पर दिया हुआ था कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा आर्टिकल नंबर 40 के तहत। आर्टिकल नंबर 41 कहता है कि काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि वहां के नागरिकों को कुछ ना कुछ
काम मिल सके, खाली ना बैठे रहें, शिक्षा पा सकें, ठीक है। तो शिक्षा की व्यवस्था ऑलरेडी हर जगह करी गई, लगभग भारतीय संविधान में भी व्यवस्था कर दी गई थी। पहले इसमें था आर्टिकल नंबर 45 में कि जो 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रणाली का अधिकार है। तो इस चीज़ को उठाकर इन्होंने मौलिक अधिकार में रख दिया। 86 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें इन्होंने कह दिया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार बन गया है, ठीक है। तो डीपीएसपी से उठाकर उन्होंने वहाँ पर क्या कहते हैं 21 की ए में, है ना, उसको रख दिया गया था। हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। तो कह रहा है कि काम पाने का और शिक्षा पाने का ये पूरा हक रहेगा वहाँ के नागरिकों को। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार। अब कोई इंसान बुढ़ा गया है, बेकार हो गया है या बीमारी की दशा में है, ठीक है, उस कंडीशन में उसको सरकारी सहायता मिल सके। तो वो कैसी सहायता मिल सकती है कि राज्य ऐसा कुछ काम करेगा, जैसे बता दिया बेकार है मान लो, ठीक है, हमें बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भत्ता दे दी, ठीक है, बूढ़े हो गए हैं तो वृद्धा पेंशन योजना कर दी। तो ऐसी योजना बनाकर हम वहाँ पर उनके कल्याण की बात करते हैं। तो ये कंडीशन ऐसी रहेगी कि वो चीज़ लोग के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पर राज्य कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 42 कहता है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं होनी चाहिए तथा स्त्री प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल नंबर 42 में कहा है कि काम की जो न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। अब क्या काम की न्याय संगत दशाओं से क्या तात्पर्य है? काम की न्याय संगत दशाओं से तात्पर्य है कि काम ऐसी कंडीशन में किया जाए, ठीक है, जो काम कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन को कुछ खतरा ना हो। पहली चीज़, कुछ ऐसा काम ना हो ताकि वो काम करे और गिल्ट फील करे। तो काम की हमेशा कैसी दशाएं होनी चाहिए? न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गटर है, ठीक है, अब गटर में किसी को डाल दिया जाए, वो भी है तो काम ही गटर साफ करने वाला, लेकिन वो क्या है, कहीं ना कहीं न्याय संगत और मानवोचित दशाएं नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे काम उससे हम नहीं करवा सकते हैं। पहले लोग क्या करते थे? मैला ढोते थे। मैला मतलब जो मल लोग त्याग करते थे उसको हाथ से उठा के ले जाते थे और सिर पे लाद के। तो वो भी क्या था? काम था। लेकिन क्या वो न्यायोचित काम था? नहीं, हर कोई नहीं कर पाएगा वो गंदा काम, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, बहुत सारे राज्य सरकारों ने रोक लगा दी कि नहीं, अब वो काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो न्याय संगत नहीं है और उसकी जो दशाएं हैं वो मानवोचित दशाएं नहीं है, ठीक है। तो इस पर भी राज्य क्या कर रहा है, कोई ना कोई कानून बना सकता है। ऐसा हमारा संविधान निर्देश देता है। प्रसूति सहायता का उपबंध, जो स्त्री है, ठीक है, जब भी गर्भवती होगी तो उसको प्रसूति सहायता प्राप्त करने का पूरा हक होगा। ऐसा हमारा अधिकार भारतीय संविधान देता है और निर्देश देता है राज्यों को कि आप इस तरह का कोई भी विधि बनाइए, कोई उपबंध करिए। फिर आर्टिकल नंबर 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की मतलब, अगर कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, कोई कर्मचारी है, तो उसको उस काम के एवज में पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है, पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। और सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति के उसको अवसर मिलने चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक अवसर, उन्नति का अवसर का मतलब होता है कि उसको समय समय पर, ठीक है, ऐसा वेतन का भत्ता मिलना चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ये सारी व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए। और इसी में उन्होंने बताया कि कुटीर उद्योगों की भी स्थापना राज्य को करनी चाहिए, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के ही क्रम में, ठीक है। तो इसी क्रम में बताया कि जो मनरेगा जैसी योजना चल रही है वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है। राज्यों को, ठीक है, मनरेगा जैसी योजनाओं को चलाना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और उससे कुछ इनकम हो और उससे वो अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर सकें। तो ये तो रही बात हमारे आर्टिकल नंबर 43 की। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। आर्टिकल नंबर 43 का 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ये जो 43 का था, ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसको इसमें ऐड किया गया था। कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जब उद्योगों की बात करते हैं तो वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, तो वो कह रहा है कि उसमें जो वहाँ कर्मचारी वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट में भी उन्हीं वर्कर में से भी किसी न किसी को वहाँ पर रहना चाहिए। ऐसा उपबंध राज्य करेंगे। फिर अगला है 43 का सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा। कहने का मतलब यह है सहकारी जो समितियां हैं, ठीक है,
उनके स्वैच्छिक गठन की बात करता है और स्वायत्त उनके संचालन, मतलब किसी प्रकार का उसमें कोई दबाव या कोई प्रतिबंध ना लगाकर उनका स्वायत्त संचालन होना चाहिए और लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन। ठीक है, ऐसी बातें कहता है हमारे 43 का खा। अगली बात आती है 44। 44 कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता क्या होती है? सिविल संहिता का मतलब होता है कि जितने भी सिविल रूल होंगे, ठीक है, वो पूरे भारतवर्ष में सारे लोगों के लिए एक समान होंगे, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे वो किसी धर्म के हों। ठीक है, किसी भी धर्म के हों। बात करते हैं सिविल संहिता की। मान लीजिए कोई विवाह, तलाक, ठीक है, जमीन, इन किसी भी मुद्दों पर अगर कानून बनाना है तो वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, ऐसा वहां पर राज्य व्यवस्था करेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता। तो सिविल संहिता वही होती है कि धर्म से ऊपर उठकर, है ना, कि सारे धर्मों के लिए एक समान व्यवस्था करी जाए, एक समान रूल्स हो। लेकिन भारत में अभी ये लागू नहीं है। आपने देखा होगा कि हिंदुओं के लिए विवाह की अलग रीति है और मुसलमानों के लिए अलग नियम बने हैं। ठीक है, मुसलमानों का शरीयत से होता है और हिंदुओं का हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि बालकों की शैशवावस्था में स्वास्थ्य परीक्षण एवं 6 वर्ष की आयु से नीचे के सभी बालकों की शिक्षा का प्रावधान। चूंकि जो आर्टिकल नंबर 45 था पहले क्या कह रहा था ये देख लेंगे थोड़ा। आर्टिकल नंबर 45 कह रहा था पहले कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। कितने साल से? 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब ये जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसको हमने 21 का के तहत मौलिक अधिकार में भेज दिया। किसको? 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसको हमने भेज दिया 21 के का में। तो अब यहां क्या बचा? यहां बचा कि जो 6 साल से नीचे वर्ष के बालक थे, ठीक है, वहां 6 साल से 14 साल के लिए था, ध्यान रखना थोड़ा, और यहां 6 साल से नीचे के। तो 6 साल के जो नीचे के थे उन बालकों की भी शिक्षा का क्या था? प्रावधान कौन करेगा? राज्य करेगा। तो आपने देखा होगा किसी किसी राज्य में आंगनबाड़ी चलती है ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं वहां पर, है ना, तो वो क्या है? वो 6 साल से नीचे है। तो कहीं ना कहीं 6 साल से नीचे के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान भी राज्य करेगा। फिर कह रहा है बालकों की शैशवावस्था में स्वास्थ्य परीक्षण। जब बालक शैशवावस्था में होता है, ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल करी जाएगी, समय समय पर उनकी जांच करी जाएगी, ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। ये कौन देता है निर्देश? हमारा संविधान देता है। अगला आर्टिकल कहता है 46 कि जो अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, या कोई और अन्य दुर्बल वर्ग है। दुर्बल वर्ग का मतलब चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर हो, ठीक है, उनको हम बोलेंगे दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। कौन? राज्य। ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, है ना, ताकि जो वहाँ के शेड्यूल कास्ट हैं या जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, या और कोई दुर्बल का मतलब होता है चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े, उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी, अर्थ का मतलब होता है उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको काम पे लगाना या समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको कुछ ना कुछ आरक्षण दे देना। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य वहां पर करेगा। कहने का मतलब है कि सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा दी जानी चाहिए ऐसे वर्गों को। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं, जो वर्षों से लोग उनको दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए कैसी रक्षा होनी चाहिए? सामाजिक अन्याय से रक्षा होनी चाहिए और उनको शोषण से मुक्ति की, किसी प्रकार का उनका कोई शोषण ना कर पाए, ऐसी व्यवस्था राज्य वहां पर करेगा। अगला कह रहा है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य। पोषाहार स्तर मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि समस्त नागरिकों को वहां पर अच्छा पोषण मिल सके। तो उसके तहत देखा होगा आपने कई राज्यों में मिड डे मील जैसी योजना चलती है, या कई राज्यों में कुछ ऐसा है जो अन्न वितरण वाला चलता है, प्रधानमंत्री, है ना, तो वो ऐसी व्यवस्था करेगा कौन? राज्य करेगा। जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए वहाँ के लोगों को, ठीक है, काम धंधा रोजगार देगा, ठीक है, तो जैसे मनरेगा जैसी वहाँ पर योजनाएं चलाएगा। तो ऐसी योजनाएं चलाकर क्या करेगा? उनको उनके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, उससे क्या होगा? उनका जीवन स्तर कुछ ना कुछ ऊंचा हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं राज्य करेगा जिससे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और काम पाने का अधिकार वहां पर मिल सकता है। फिर कह रहा है लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य मतलब वही उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का वहां पर कर्तव्य होगा। और राज्य ऐसा व्यवस्था बनाएगा कि संबंधित राज्य में नशीली दवाएं, ड्रग्स वगैरह पर क्या हो प्रतिबंध लगा देता, ताकि वहाँ के जो नागरिक हैं, है ना, वो इन नशीली दवाओं, ड्रग्स आदि से क्या करें, मुक्ति पा सकें और उनकी वो लत ना लगा सके। अगर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो फिर वो पाएंगे नहीं। तो जैसे हमने अब देखा होगा कि अपना जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ पर शराबबंदी लगा दी गई है। तो ऐसी व्यवस्था कौन कर सकता है? राज्य। ये निर्देश देता है हमारा संविधान। फिर बात कहता है आर्टिकल नंबर 48, कृषि व पशुपालन संगठन। कृषि व पशुपालन संगठन का मतलब होता है कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि में नए नए उन्नतशील विकास करना, बीजों का उत्पादन, है ना, ऐसी चीज़ें वहाँ पर करने के लिए, ठीक है, संविधान प्रेरित करता है किसको? राज्यों को। फिर कह रहा है पशुपालन संगठन। पशुपालन संगठन में आता है कि जैसे कोई गाय है, बछड़ा है या कोई और दुधारू जो जानवर हैं, ठीक है, तो उनकी बलि न दी जाए, उनको काटने पर मजबूर ना किया जाए। ऐसी व्यवस्था राज्य बनाएगा कि गाय, बछड़े या कोई और दुधारू जो पशु हैं उनकी बलि पर रोक लग सके। आर्टिकल नंबर 48 ऐसा कहता है। फिर 48 का ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कह रहा है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। क्या होता है पर्यावरण का संरक्षण? पर्यावरण का संरक्षण मतलब होता है कि अपने पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा कैसे हो सकती है? प्रदूषण को कम करके, ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं ताकि प्रदूषण कम हो सके, पेड़ों की कटाई रुक सके, है ना। इन सब चीज़ों से हम पर्यावरण की क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हरे पेड़ों को काटना, ठीक है, कानूनन जुर्म हो गया है। तो बहुत सारे राज्यों में ये व्यवस्था लागू है। ठीक है, तो ये व्यवस्था लागू करने के लिए कौन प्रेरित करता है? हमारा भारतीय संविधान राज्यों को निर्देश देता है, राज्य को निर्देश देता है। उनका संवर्धन, कैसे पर्यावरण को और बढ़ाया जाए, कैसे वो और फले फूले। ठीक है, फिर कह रहा है वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। वन मतलब जितने भी वन से संबंधित, चाहे जंगल है, जंगलों की कटाई, है ना, पेड़ पौधों की कटाई, उस पर रोक। वन्य जीवों की रक्षा, जो भी जंगल में वन्य जीव रहते हैं, ठीक है, उनकी रक्षा की बात यहाँ पर होती है। तो उसमें आपने देखा होगा टाइगर, जैसे उनको सेव करना, है ना, चीता, इन सबको सेव करने की बात वहाँ पर कही जाती है। अगली बात आती है आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्थान कौन से होते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थान जो कह सकते हो राष्ट्र के महत्व को बढ़ावा देते हैं, जिससे राष्ट्र जाना जाता है। जैसे हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, है ना, ये सब क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, है ना। ऐसे स्थानों और वस्तुओं का क्या करेगा? संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, उनकी रक्षा की जाएगी, किसी प्रकार से उन पर कोई मतलब उनकी वो नष्ट ना हो सके, ऐसी बात वहाँ पर कही जाएगी। फिर आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका कैसे पृथक हो सकती है? कहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, एक दूसरे के पूरक तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। ना कार्यपालिका न्यायपालिका के अंडर में काम करेगी, ना न्यायपालिका कार्यपालिका के अंडर में काम करेगी। अंडर में काम करने से क्या होगा कि दोनों की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर स्वतंत्र रूप से दोनों एक दूसरे पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा वहाँ पर हो सकती है। अगर कार्यपालिका अपने ढंग से काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों के काम क्या होंगे? अलग अलग रूप से होंगे, पृथक रूप से होंगे। ये बात वहाँ पर कही जाती है। अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो कहीं ना कहीं जो राज्य अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे तो इसके आधार पर होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वहाँ पर दृष्टिकोण देखा जाए। ठीक है, कुछ भी ऐसा रहेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सम्मिलित रहेगी, ये बातें वहाँ पर ध्यान रखनी है। इसीलिए देखो भारत ने गुट निरपेक्षता का हाथ थामा कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, है ना, हम सबके साथ हैं, लेकिन हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, इसीलिए वहाँ पर ये बात कही गई। अच्छा, एक बात और है, जब डीपीएसपी की बात आती है तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी को हम मौलिक अधिकारों से मिला के देखते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं, तो कुछ लोगों ने कहा डीपीएसपी श्रेष्ठ है। देखते हैं क्या था
चंपाकम दोइराजन मामला 1991 में बोला कि डीपीएसपी के टकराव पर, डीपीएसपी और जब मौलिक अधिकारों का टकराव होगा तो वहाँ पर मौलिक अधिकार श्रेष्ठ माने जाएंगे, ऐसा उस मामले में कहा गया। फिर अगला मामला था गोलकनाथ। गोलकनाथ मामले में बताया गया कि अगर डीपीएसपी को लागू करना है तो किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों में हम किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये बात थी गोलकनाथ मामले की। अगला था मिनर्वा मिल्स, 1980 का मामला था। उन्होंने बताया कि जो डीपीएसपी हैं और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम डीपीएसपी को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की तरफ देखेंगे, और अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की बात होगी तो हम डीपीएसपी की बात करेंगे, ठीक है। और इस तरह से संशोधन इस तरह से होगा कि मौलिक अधिकार में अगर किसी प्रकार की चेंजिंग करते हैं तो वहाँ पर संविधान का जो मूल ढांचा है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कहने का मतलब है कि या तो डीपीएसपी को लागू करना हो या मौलिक अधिकारों में चेंजेस करना हो तो वो तभी मुमकिन हो सकता है जब संविधान का मौलिक ढांचा बचा रहे, मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। उस कंडीशन में वहाँ पर हम वो लागू करेंगे। अच्छा, ये जो डीपीएसपी थे ये 3 भागों में कैटेगराइज है। पहला है समाजवादी, फिर गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी, इसमें आर्टिकल हैं 38, 39, 41, 42, 43 और 47। ये कहते हैं कि जैसे समाज के अंदर स्त्री पुरुष समान है, बच्चे और बूढ़ों का भी सम्मान होना चाहिए, उनको भी जीने का उतना ही अवसर मिलना चाहिए जितना अन्य को मिल रहा है, ठीक है। ये सब बातें हमारे समाजवादी विचारधारा की है। दूसरा कहता है गांधीवादी विचारधारा। इसके अंदर है आर्टिकल नंबर 40, 43B, 46, 47। ये क्या कहता है कि अगर हम वहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की बात होती है, ठीक है, महिला वर्ग या दुर्बल वर्गों के कल्याण की बात होती है, वहाँ ग्राम पंचायतों के गठन की बात होती है, तो ये अगर इन सब बातों को हम करेंगे तो वो लगेगा कि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। अगला है उदारवादी। उदारवादी का मतलब है, इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल नंबर 44, 45, 48, 49, 50 और 51। ये कहते हैं कि अगर जैसे ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, कहने का मतलब हमारा जो नेचर रहेगा एकदम न्यूट्रल टाइप का रहेगा, उदार टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 कैटेगराइज में हमारे डीपीएसपी को रखा गया है। तो डीपीएसपी का मतलब अभी हमने समझा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारा संविधान है राज्य को सीधे निर्देश देता है कि आप जब भी कोई योजना, कोई विधि बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या पहले हम बता चुके हैं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब कि इनको न्यायालय में इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार से राज्य इनका खंडन करता है या इनको विधि बनाने के प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं करता है तो आप सीधे न्यायालय जाकर, जैसे मौलिक अधिकार में जाकर आप दरवाजा खड़काकर न्याय पाते थे, वैसे इसमें न्याय नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो ये रही बात हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। व्यक्ति के क्या क्या मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑफिसर्स जिससे। बहुत बहुत धन्यवाद।